यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे ज़्यादातर करते क्या हैं कि वैसे भी समझ में नहीं आता है अर्थशास्त्र कि इसमें कौन सा सेक्टर आएगा एग्जाम में। नए बच्चों की बात हो रही है। क्या होता है कि कौन सा एग्जाम का सेक्टर में आएगा, इसकी भाषा कैसी है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, पीछा हट हट जाना चाहते हैं। सोचते हैं कि अरे जीएस है, बाकी इसमें जीएस का है पोर्शन, तो इसमें हम लोग क्या करें कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स और साइंस से काम चला लिया जाए। इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर को थोड़ा सा देख उख लिया जाएगा और पूरा हो जाएगा। जबकि ये सबसे, बाकी सब्जेक्ट भी बेहतर है, इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी अगर भाषा को अगर आप बेहतर ढंग से जान लीजिए तो ये बहुत आकर्षित सब्जेक्ट है। दूसरी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या और एग्जाम में इससे कौन से सेक्टर पूछे जाते हैं। पहले तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कि इसमें पूछे क्या जाते हैं। जैसे एग्जाम की दृष्टि से देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा, केंद्र हो, केंद्र का एग्जाम दे तो केंद्र का, और नहीं तो यूपी का एग्जाम दे तो यूपी का बजट, पहला चीज। दूसरा क्या पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसी का बाद में रूपांतरण हुआ नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। ये आपका 15 मार्च 1950 से बाद में यही चीज बदल गया। चीजें नहीं समझ में आई, ये 5 साल का कार्यकाल था और बाद में 1 साल का हो गया। तो ये 2015 से मोदी जी आए तो इसको बदल दिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इसका नेचर कैसा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में काम हुआ, नीति आयोग का नेचर क्या है, कैसे काम होता है। इसी में एनडीसी का भी एक रोल है, जो मेन मुख्य रोल है। एनडीसी माने राष्ट्रीय विकास परिषद, 6 अगस्त 1952 उसका 52 में उसका भी गठन हुआ था। खैर वो मैटर अलग है, एग्जाम पहले फोकस किया जाए। पहला क्या आता है, केंद्र का और यूपी का बजट। दूसरा पंचवर्षीय योजना या नीति आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा क्या होता है, एक तो जनगणना इसमें रखा जा सकता है, जनगणना भी इसमें रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का ही सेक्टर है। जनगणना से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर एक राज्य यूपी का दे रहे हैं या किसी और बिहार का दे रहे हैं या मध्य प्रदेश का तो उसका, और केंद्र का तो रहेगा ही। इसके बाद केंद्र की और राज्य की योजनाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं, कौन सी योजना बनी, कौन से समय में बनी ये। और उसके बाद औद्योगिक नीति से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कब कब औद्योगिक नीति आई, उस भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए कब कौन से बने। 6 नीतियां बनी थी इंडस्ट्री सेक्टर में, 48 में, 56 में, फिर 67, 66 में, 70, ऐसे लास्ट में 1991 वाला जो है ये ज्यादा बेहतर सफल हुआ, जो अभी भी आधुनिक इसको कहिए, मतलब सबसे बेस्ट है। इसी समय एलपीजी का जिक्र हुआ था। एलपीजी माने वो गैस वाला एलपीजी नहीं, ये एल से लिबरल, पी से प्राइवेट और जी से ग्लोबल। यानी आप पूंजीवादी भी बनिए, ग्लोबल रूप में भी बनिए और समाज के हित में भी सोचिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है ना। मिश्रित माने पक्का है कि दो चीजें मिली होंगी, तो कौन सी दो चीजें मिली हैं, पूंजीवाद भी मिला है यानी प्राइवेट सेक्टर भी है, और दूसरा है समाजवाद का भी मिश्रण है इसमें। समाजवाद समाज के हित में सोचने वाली चीजें, दोनों मिलकर काम होता है तो मिश्रित है। और भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी, कहिए विकासशील है। विकास विकसित नहीं हुआ है अभी पूरी तरह से, विकासशील है, मतलब रास्ते पे है। तो वहां से प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, नेशनल इनकम। इसके बाद क्वेश्चन कुछ शब्दावली के आते हैं, इसी में उलझन होती है। शब्दावली माने मुद्रास्फीति, मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है, इसके बाद उसके अलग अलग विमुद्रीकरण क्या है, इस तरह की चीजें। इसी में बैंक को भी रख लीजिए। और करंट न्यूज से संबंधित नए नए जो रिपोर्ट आते हैं, भारत की इकोनॉमी कौन सी स्थिति पे है, भारत का इस समय जीडीपी क्या है, रेपो दर क्या है, ये जो नए नए आर्थिक रिपोर्ट आते हैं वही सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से। अब तो ये तो एग्जाम की दृष्टि से है, ध्यान रहे कौन से एग्जाम, इसी में अगर आप मान लीजिए छोटे सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऊपर की चीजों को उठा लिया जाएगा। केंद्र का कुल बजट कितना है, जैसे हुआ था 45 लाख करोड़ रुपए केंद्र का बजट। यूपी का कुल बजट कितना है, तो 9 लाख 9.60 लाख करोड़ था।
ऐसे ही अगर इसी का डिटेल बड़े सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे यूपीएससी या यूपीपीएससी, तो इसके कुल बजट पर भी पूरा फोकस करना होगा और पुराने वाले बजट से तुलना भी करना होगा कि पिछले बजट में कौन से सेक्टर पे काम हुआ, इस बार किस पर काम हुआ, कितने % का ग्रोथ रेट हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में, यानी हर सेक्टर में आपको गहराई से देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, ऊपर ऊपर से चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन अब थोड़ा बेस की चीजें समझा जाए। 47 में देश हम लोगों का आजाद हुआ, इसको ग्राफ से समझा जाए तो अच्छा है, फिगर बनाया जाए। ये है 1947 का भारत, ये है 1947 का भारत, जिसके पास इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1951 में, तो कृषि पर ही ज्यादा काम भी हुआ था, हैराडोमर मॉडल पर आधारित है ये। तो 1947 का भारत क्या था, 1947 का भारत कृषि पर पूर्ण रूप से आधारित था। 1947 से थोड़ा सा पहले चला जाए, ज्यादा गहराई में नहीं, तो आप देखेंगे भारत एक उपनिवेश की परिभाषा में रखा जाए तो गलत नहीं है। अरे अंग्रेज यहाँ आए थे, हम लोग के यहाँ राजनैतिक पकड़ तो मजबूत थी नहीं, मतलब हर आदमी एक दूसरे पर अलग अलग राज क्षेत्र चला रहा है, लेकिन यहाँ की आर्थिक इकोनॉमी यहाँ पूरा पकड़ किसका मजबूत था, अंग्रेजों का। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल था ही नहीं, कच्चे पदार्थ रेशमी कपड़े थे, सूती कपड़े, इसके अलावा मसाला है, इसका हम लोग बहुत ज्यादा बाहर जाकर के इसको भेजते थे, इसका निर्यात किया जाता था और इसके फायदे भी थे, लेकिन एक केंद्रीय शक्ति के रूप में नहीं था, मतलब उसका प्रॉफिट हम लोग ज्यादा नहीं उठा पा रहे थे। 47 में देश आजाद हुआ और हम लोग के पास केवल कृषि है। एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे और अजीब भी लगता होगा कि सर गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, या फिर कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, हम लोग 47 से पंचवर्षीय योजना में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग 2023 के नीति आयोग को भी नया सिस्टम भी बना लिए, फिर भी दूर क्यों नहीं हो रहा है, दूर क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका जवाब है, दूर तो नहीं हो रहा है, लेकिन कमियां उसमें आई हैं, पहले वाली स्थिति अब नहीं है, बेहतर हो चुकी है। दूसरी चीज कि इसको उदाहरण से समझा जाए, एक बच्चों को उदाहरण देते हैं, आपको भी समझाते हैं। ये मान लीजिए ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और इसका आदत है क्या है कि कर्जा ये खूब लेता है, खर्चा खूब करता है, खर्चा भी खूब करता है, और क्या करता है, जितनी मतलब बेकार चीजें हैं सब इसको मान लीजिए, ये मिस्टर ए को, और ये महीने का 100 रुपया कमाते हैं। एक मिस्टर बी है, इसके अंदर सारी खूबियां भरी हुई हैं, जैसे पैसा बचाता है, कम खर्च करता है, निवेश के चक्कर में लगा हुआ है, मौका मिले तो पैसा कुछ इन्वेस्ट करे। तो क्या करेगा, दो इसकी भी इनकम मान लीजिए शुरू में 100 ही रुपया है, शुरू में इसकी भी इनकम 100 रुपया है, तो क्या होगा, 100 रुपये ये भी कमा रहा है, 100 रुपये ये भी कमा रहे हैं, इनको भी मान लीजिए रिक्शा चला रहा है, इनको भी मान लीजिए रिक्शा चला रहा है। तो फिलहाल तो कर्जे में होंगे, लेकिन बने हुए हैं, कम से कम 100 रुपया वो भी कमा रहे हैं, 100 रुपया वो भी कमा रहा है। आने वाले में ये उनको चैलेंज दे देगा, क्या देगा, अरे ये जो पैसा बचा रहा है, कम खर्चा कर रहा है, निवेश के प्लान में रखा हुआ है, ये 100 रुपया में से ही 80 रुपया खर्चा कर रहा है और 20 रुपया लगभग बचाते बचाते बाद में भविष्य में टेम्पू ले लिया। अब मार्केट में जब टेम्पू आ जाएगा तो इस रिक्शे की कीमत हो जाएगी कम, 100 रुपए की जगह 80 रुपया ही कमाने लगेंगे अब ये, और 80 रुपया जब कमाने लगेंगे तो और कर्जे में चले जाएंगे, और हो सके ये पूरा कर भी ना पाए, जाहिर सी बात है, कैसे करेंगे, इनकम है ही नहीं तो करेंगे कैसे। यही जो मिस्टर ए है उस समय का, या अभी भी पूरी तरह से हम लोग निकले नहीं है, यही असल में भारत है।
इंडिया यही है। अब इसको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको अपने बेहतर बनाने के लिए इसको भी, ये टेम्पू चला रहे हैं तो इसको भी पहले टेम्पू लेना होगा। मतलब आप बाजार के साथ निरंतर बने रहिए, पीछे नहीं रह सकते आप। बाजार के साथ बने रहिए और निवेश करिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पैसा इन्वेस्ट कीजिए, बाजार में रखिए। अब बाजार का रखने की जाकर चौराहे पर पैसा रख दें, निवेश का मतलब है अपना पैसा जो है प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं रोल दीजिए उसको। अब एक साधारण व्यक्ति इस चीज को कैसे समझेगा कि कैसे निवेश करेंगे आप, निवेश का मतलब क्या करें। देखिए, औद्योगिक नीति, अभी हम बोले थोड़ा देर पहले कि 6 औद्योगिक नीति बनाई गई। इंडस्ट्री का आना क्यों जरूरी होता है, क्या कृषि सेक्टर ही पूरे बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता है? तो पूरा बाजार को नियंत्रित करने के लिए कृषि कमजोर पड़ जाएगा। आप पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता होगा गेहूं, चावल, ये सब जितने कच्चे मटेरियल, जब पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हमको खुद ही मिल जाती है, आसानी से सरलता से मिल जाता है, चाहे गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए। अब इसी का थोड़ा सा अपने आप में इंडस्ट्री में थोड़ा बदलाव लाया जाए, जैसे बिस्किट बना लिया जाए, उसको मैन्युफैक्चरिंग तो किया जाएगा ना, ये सेकंड क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा जो सर्विस सेक्टर है। यानी कि जब आप पूरे सिस्टम पर काम करते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर पे हो, सेकेंडरी पे हो या तृतीय क्षेत्र पे हो, तीनों सेक्टर पे काम करते हैं, अर्थात कृषि के साथ साथ उद्योग को भी उतना ही कीमत देते हैं और उसको बड़ी मात्रा में प्रलोभन देते हैं, तभी आपका देश विकास हो सकता है। कोई भी जो इस समय आप ध्यान से देखेंगे, जो देश बहुत आगे हैं, अमेरिका हुआ, ये सब देश हैं, क्यों आगे हैं? क्योंकि वहां आपको देखेंगे कि पूंजीवाद वाली व्यवस्था है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था हम पहले ही बोले हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवाद को बढ़ावा प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा, इंडस्ट्रियां ज्यादा हैं। वो अलग चीज है कि आपको पर्यावरण को, अगर पर्यावरण के लेसन में जब जब जाएंगे तो पता चलेगा कि सर ये तो पूंजीवादी जो सेक्टर आप बता रहे हैं या उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे पर्यावरण को इफेक्ट करता है, लेकिन एक बहुत बड़े बाजार का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, जो इतना बड़ा है कि कितने लोगों को रोजगार तो देता ही है, देश की इनकम में बढ़ाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कोई भी फैमिली का जब आप बजट पे ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि उसकी इनकम किस सेक्टर में खर्चा ज्यादा हो रहा है। कोई भी फैमिली हो, उसका आप लिस्ट पकड़ लीजिए तो उससे अंदाजा लग जाता है कि कितना खर्चा वो कर रहा है, किस सेक्टर में कर रहा है। वैसे ही केंद्र और राज्य की जो बजट बनती है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था या देश का सोच या हमारे राज्य का सोच किस सेक्टर में ज्यादा खर्चा करने के लिए आगे आ रहा है, या कौन सी हमारी समस्या भी बनी हुई है। अब देखेंगे गरीबी को लेकर ये योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, खेल को और बेहतर बनाने के लिए कहीं स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहीं पूरा खेलो इंडिया भारत जैसे चीजों को लाया जा रहा है बार बार। क्यों? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसी भी सेक्टर को अगर बढ़ाया जाए तो हमारा क्या हो, रोजगार बढ़े। आप एक दो सेक्टर पे रह करके काम नहीं कर सकते। तो 1991 में हुआ क्या था, 1991 की जो औद्योगिक नीति बनी थी, उसमें जो एलपीजी की बात हम किए हैं, उसमें हुआ क्या था, उद्योग पर बेहतर ढंग से बात रखी थी। मनमोहन सिंह उस समय, काफी उन्हीं की राय के जरिए यह बात सामने आई थी। उस समय प्रधानमंत्री आपके नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव, और असल में ये प्लान था राजीव गांधी का। लेकिन ये है क्या कि पहले जो भारत था उसमें उद्योग को उतना छूट नहीं दिया गया था। 1991 में एक तरह से पूरी छूट दे दी गई कि सर आप आइए, आपसे कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई रेट नहीं लिया जाएगा, और आप यहाँ पूरी तरह से बाजार में अपना कारखाना खोलिए, जो भी करना है निवेश कर सकते हैं, बड़े सेक्टर पे कर सकते हैं। बाद में अब तो चीजें क्या हो गई, अब तो एफडीआई और ट्रिपल पी मॉडल पर भी काम हो रहा है। एफडीआई जानते ही हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, परसेंटेज पहले 49 था, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 100% भी एफडीआई कर दिया गया है। ट्रिपल पी का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है? ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी सहभागिता, इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब कि 100 रुपया है
तो उसमें अगर हम 100 रुपया समाज को लेकर खर्चा करने के लिए तत्पर नहीं है तो हम 50 रुपया देंगे, और 50 रुपया क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनियों से कहेंगे कि सर आप लोग लगा लीजिए, मुनाफा में भी आपका हिस्सा होगा। तो 50 रुपया वो लगा दिए, अब 100 रुपया का काम हुआ, तो चीजें चल रही हैं। रेलवे को उठा लीजिए, रेलवे कुछ दिन पहले बहुत घाटे में सुनाई देता था, आज स्थिति थोड़ा सा बदला हुआ क्यों आ रहा है? तो रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो चीजें हैं, लेकिन पहले हो, मान लेते हैं रेलवे को हम उठाए हैं, तो रेलवे में जो चेंजिंग हुई है, बदलाव आया है इस समय, गाड़ी चाहे रफ्तार से चल रही हो, या प्लेटफॉर्म अच्छे बने हो, या फिर पब्लिक के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हो, जन सेवा केंद्र जैसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हो, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि रेलवे का जो पहले का बजट था वो एक्स्ट्रा खर्चा अब सही ढंग से सही पैमाने पर खर्चा हो पा रहा है। पहले भी होता था लेकिन उसकी तुलना में आज बेहतर हो रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि रेलवे ने अपना खर्चा क्या कर लिया, ऐसे सेक्टर पे कंट्रोल कर लिया जहां वो एक्स्ट्रा खर्चा करती थी। एक्स्ट्रा खर्चा कहां करती थी? कर्मचारी बहुत ज्यादा थे। आज के समय में आप देखते होंगे कि हर विभाग में संविदा पे लोग चीजें कॉन्ट्रैक्ट पर काम ज्यादा कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है कि चीजें जो भी बजट उनका बनता है वो चाह रहे हैं कि मेरी कम बजट में ही ये काम मेरा आसानी से हो रहा है, तो हम एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करें। एक चीज और, भारत के इस व्यवस्था को अगर 2023 के हिसाब से देखा जाए, तो 2023 के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अभी विकासशील देश की श्रेणी में हैं, विकसित नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज है कि 1947 से 2023 तक के चेंजिंग में, ये 2023 है, 2023 है ये, के बीच में इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत ने कई बार प्रयास किए, अभी भी कर रही है। अब देखिए 47 में जब देश आजाद हुआ तो 50 में ही 15 मार्च को 1950 को आपका पंचवर्षीय योजना बना। क्यों बना? ताकि 5 साल का एक समय लिया जाए और देश की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। कभी सफल रहा, कभी असफल रहा, ये चलता रहा। कब तक? 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। बाद में यही चीज बन गया नीति आयोग। नीति आयोग भी उसी पर काम करता है, ताकि सोचता है कि पूरे राज्य और केंद्र की जो समस्याएं हैं वो आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर पूरी हो जाएं। औद्योगिक नीतियां कई बार बनी, और विदेशों से अपने आप को बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में निवेशकों को बढ़ाने का प्रलोभन करते हैं। अभी यूपी में लखनऊ में जीआईएस की बैठक हुई थी पिछले साल, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो विदेशी निवेशकों को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग अपने यहाँ के बाजार को अकेले हैंडल करने की स्थिति में है नहीं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए विदेशी निवेशकों को उत्साहित किया जा रहा है। इसको एक उदाहरण से और समझा जाए, उसके बाद बात को खत्म करें। मान लीजिए कोई आप एग्जाम दे रहे हो, मान लेते हैं आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का 2 पाली में एग्जाम है, होता ही है। इन दोनों पालियों के बीच 2 घंटे का समय होता है। अब इस 2 घंटे का जो समय होता है, तो वहां के जो लोकल बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो एग्जाम देने गए हैं वो क्या करते हैं, उस जो भी बाजार है उस पर पूरी तरह से उस 2 घंटे में निर्भर हो जाते हैं। टिकिया खाने लगे, फुल्की खाने लगे, अमरूद खाने लगे, यही सब करते हैं। अब उसके इस मार्केट को, जहां उसका सेंटर गया है, इस छोटे से मार्केट को समझ लीजिए। इस मार्केट में लोगों को पता चल जाए कि यहाँ 1000 बच्चा या 10,000 बच्चे एग्जाम देने आए हैं इस सेंटर पे, और वहीं लगे टीवी, फ्रिज और कूलर बेचने, तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। क्या बिकेगा? जो तत्काल बाजार को समझ में आ रहा है कि ये चीजें यहाँ आसानी से बिक सकती हैं। ये तो बार बार उस उदाहरण को हम देते भी हैं, लेकिन ये एक चीज समझिए कि एक छोटे से चीज में तो हर एक आदमी को समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये सही बात है, यहाँ तो यही चीज बिकेगा। लेकिन जब पूरे बाजार की बात आती है तो आप यह तय नहीं कर पाते कि किस फील्ड में हमें कौन सी इंडस्ट्रियों को लगाना चाहिए या किसका बाजार इस समय है। इसको तो समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि हम लोग उससे लिंक करते हैं। बाकी सेक्टर में क्या है? देखिए सबसे मेन होता है बाजार, और बाजार इतना एक चीज उसमें कमी है कि अपने आप को बहुत तेजी से बदल देता है। नोकिया का जब मोबाइल चल रहा था तो पूरा बाजार के लिए नोकिया ही सबसे ब्रांड था, हीरो था कि अरे जिसके पास नोकिया है परफेक्ट है।
बाद में नोकिया अपने आप को बदल लिया, अब 5G तक हम लोग चले आए हैं, एप्पल जैसे मोबाइल की बात होने लगी है, आने वाले टाइम में यह भी पीछे हो जाएगा। तो इस दौर में जो अपने आप को बदल नहीं पा रहा है वो पिछड़ जाएगा। जो पुरानी तकनीक पे काम कर रहा है, पुराने उद्योग पे काम कर रहा है और उसी पर निर्भर है, वो पूरी तरह से इसमें बाजार से बाहर हो जाएगा। यानी आपको बाजार पर निर्भर होने के लिए आपको वैश्विक सोच चाहिए, ग्लोबल रूप में आप सबके साथ चलें। हमारे यहाँ विदेशी निवेशक इतने क्यों उत्साहित होते हैं, चीन जैसे देश हम पर क्यों इतना आश्रित होता है? क्योंकि वो जान रहा है कि भारत कहीं ना कहीं बाजार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनके पास तकनीकी जो सेक्टर है वो बहुत कमजोर है। हम लोग अगर पूरी तरह से छोड़ दिया जाए तो मोबाइल हो, टीवी हो, पूरी तरह से हम लोग क्या पूरे बाजार का जितना डिमांड है पूरा कर पाने की स्थिति में है? मोबाइल तो हर घर में चल रहा है, टीवी चल रहा है, लेकिन उस पूरे बाजार का जो डिमांड है, बाजार जो बेचने के लिए उस चीज को चाहिए, हम लोग किस पर निर्भर हैं? चीन पे, या फिर एप्पल उप्पल चाहिए मोबाइल तो अमेरिका। यानी जो भी सेक्टर रक्षा क्षेत्र में है तो देखते हैं सामान यहाँ से आ रहा है, कभी फ्रांस से आ रहा है, राफाल आ जा रहा है, तो ये चीज आप सुन, इजराइल से आ जा रहा है, या फिर किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए आप, तो आप क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोग ग्लोबल रूप से दूसरे देशों पर और खुद स्टार्टअप की बात क्यों हो रही है बार बार? क्योंकि अपने आप को खड़ा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। देखिए, अगर 1947 में 1947 में ही 1991 वाली नीति अपना ली गई होती, उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीति अपनाई गई होती, तो काम नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि 47 में वो उसकी जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि आप पूरी तरह से अभी कमजोर कंट्री के रूप में थे। जब हम लोगों को लगा, खुद को हम लोगों ने समय लिया अपनी चीजों को उठाने के लिए, ताकि हम भी अपने उद्योग को धीरे धीरे बढ़ा सके। जब हमारी स्थिति लगी कि हाँ 1991 में हम ये कदम उठा सकते हैं, खास करके मनमोहन सिंह का उसमें रोल बहुत बड़ा है, बार बार बोल रहे हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, तो उसके बाद से ये चीजें हुई। देश की अर्थव्यवस्था सुधारना हो, घर की अर्थव्यवस्था सुधारना हो, राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारना हो, तो आपको सबसे पहले अपना इनकम या बजट बढ़ाना होता है। बाद में जो बजट के उद्देश्य मापदंड है वो खुद ब खुद धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। तो चीजें, अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, अब हम लोग जो मेन चीजें हैं उसको बस देख लेकर इसको क्लोज किया जाए। एग्जाम की जो दृष्टि से बात हुई है कि हम लोग को क्या करना है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, केंद्र और यूपी का बजट पढ़िएगा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना नीति आयोग पढ़िए। जनगणना को देख लीजिए, अब तो नया जनगणना रिपोर्ट भी आने वाला है कुछ दिन में। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं सरकार चला रही है, अलग अलग नाम से, कभी बार बार नाम भी चेंज हो जाता है, तो जो जो सरकार योजनाएं चलाती है उससे पता चलता है ना कि कौन सा राज्य में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। और राज्यों की भी स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्यों में गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, कुछ राज्य में शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, कुछ राज्यों में वो समस्याएं नहीं है, कुछ और सेक्टर में समस्याएं हैं। तो हर राज्य, जैसे केरल को उठा लीजिए, केरल में शिक्षा समस्या उतना नहीं है जितना बिहार में है। गरीबी में या किसी भी हर एक मापदंड में हो सके किसी चीज में कॉमन भी हो, तो आपको क्या होगा, केरल की सरकार जो है क्या शिक्षा पे योजनाओं बनाने से ज्यादा बाकी सेक्टर पे काम करना ज्यादा पसंद करेगी? ऐसा नहीं कि उसको काट ही कर देगी। लेकिन बिहार की अगर सरकार हो या यूपी की सरकार हो तो ये शिक्षा को किनारा रख ही नहीं सकती या रोजगार को किनारे रख ही नहीं सकती, क्योंकि ये इसकी बेसिक कमजोरी है। तो इस पर काम करना होगा। तो आप क्या करेंगे, केंद्र और राज्य की योजना को देख लेंगे। औद्योगिक नीतियां जब से बनी है, चाहे 48 का हो, 56 का हो या फिर 1991, कुल 6 औद्योगिक नीतियां हैं। राजकोषीय नीति देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय इनकम का क्या है साधन, शब्दावली, बहुत से शब्दावली तो मेन है, और बैंकों के बारे में। इसके अलावा हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था का एक रिपोर्ट आता रहता है कि भारत इस स्थिति में कहाँ से, किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रहा है। ये पूरे आपको करंट के साथ जुड़ा होगा। करंट न्यूज के साथ ही इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम की बात हो जा रही है तो करंट न्यूज के साथ इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके रिपोर्ट वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती है। तो बस इतना ही। अब आप इसको खुद से समझिए और एक एक टॉपिक को उठाकर उस पर पूरी जांच कीजिए कि क्या होता है, कैसे इसके कमियां हैं,
और पुराने समय में इस पर कौन सा काम हुआ है। ठीक है,